हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के पाठ 4 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम बोध है। बच्चों, बोध का मतलब होता है ज्ञात होना। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आकर फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। ना खाने का सुख, ना पहनने का आराम। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पेशे से अध्यापक हैं और वह अपने अध्यापक की नौकरी से प्रसन्न नहीं है। क्योंकि अध्यापक की नौकरी में अधिक पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए बच्चों, अध्यापक की नौकरी में हमेशा बच्चों का प्यार मिलता है और हमें उनकी बच्चों की नज़रों में सम्मान देखने को मिलता है, जबकि अध्यापक की जो वेतन है वो अन्य पेशावर नौकरियों से अपेक्षा कम होती है। इसलिए वह अपनी नौकरी पर पंडित चंद्रधर हमेशा अपनी नौकरी को कोसते रहे हैं। उन्होंने जीवन भर नौकरी तो की है, किंतु कभी भी अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि 1 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 15 रुपए देखने को मिलते थे। मतलब उनके महीने की जो इनकम थी वो कितनी थी? 15 रुपये थी, और वो 15 रुपये में उनका घर नहीं चल पाता था। इसलिए वो जैसे ही पैसे मिलते थे वैसे ही लोगों को दे हुए के ख़त्म हो जाते थे। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहेन नवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वे कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज़ एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। बच्चों, पंडित जी के पास ही पड़ोस में 2 लोग और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह और दूसरे मुंशी बैजनाथ। ये दोनों एक थाने में कांस्टेबल थे और दूसरे तहसील में सियाहेन नवीस। बच्चों, इसका मतलब होता है जो माल के दफ्तर की कच्ची बही या रजिस्ट्री लिखवाता है, वो थे। दोनों की आमदनी पंडित जी से कम थी, किंतु फिर भी वो जब शाम को घर लौटते तो मिठाई और पैसे अपने बच्चों को देते और खुश थे। उनके घर में नौकर चाकर भी थे। कुर्सी, मेज आदि भी उनके घर में वस्तुएं थी, और मोहल्ले में भी उनका रोब था। उनको बनिया देखते ही सलाम ठोकते थे और लोग उन्हें मुफ्त में ईंधन, लकड़ियाँ भी देते थे।
पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जियां भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। पंडित जी उन दोनों की ठाट बाट को देखकर हमेशा चिढ़ते रहते थे और अपने भाग्य को कोसते थे कि मैंने अध्यापक की नौकरी, क्योंकि मुझे अध्यापक की नौकरी ना करके मुझे भी कोई ऐसी ही नौकरी मिल जाती। और वे लोग दोनों पंडित जी के घर कभी सब्जी, कभी आटा, कभी दाल, कुछ ना कुछ उनके घर भिजवाया करते थे। उसके बदले में पंडित जी को उनके बच्चों को पढ़ाते थे और कभी कभी पंडित जी का अपमान भी कर देते थे, किंतु उन्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से पंडित जी को कभी कदार दूध दही के दर्शन भी हो जाते थे। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे। अफसरों की खुशामदे की, पर कुछ ना हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्चे देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। बच्चों, एक बार की बात है, पंडित जी के पड़ोस में जो मुंशी थे और अतिबल सिंह थे, मुंशी बैजनाथ और अतिबल सिंह थे, उनके परिवार ने अयोध्या की यात्रा का सलाह किया और उन्होंने ये भी सलाह किया कि पंडित जी को भी साथ लेकर जाएंगे, किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। फिर जब उन लोगों ने पंडित जी से कहा कि आपका कोई भी खर्च नहीं लगेगा, आपके सारा खर्च हम लोग देंगे, तो पंडित जी उन लोगों को मना नहीं कर पाए और साथ चले गए। बच्चों, उनकी ट्रेन बिल्लौर को रात 1 बजे आई, स्टेशन पर आई और जब ट्रेन आई तो बहुत ही भगदड़ मच गई। इस कारण से मुंशी जी पहले निकल गए और पंडित जी और ठाकुर साहब एक ही डिब्बे में चढ़ गए। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
ठाकुर, तुम कौन हो जी? फिर मुसाफिर ने बोला, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिससे आप 25 रुपये लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर बोला और हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। फिर ठाकुर साहब बोले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव में मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। बच्चों, इस प्रकार जब ठाकुर साहब के साथ पंडित जी उस डिब्बे में गए तो वहाँ पर पहले से ही सीट पर 3 लोग बैठे हुए थे। क्योंकि ठाकुर साहब थानेदार थे तो उन्होंने ये सोचा कि मैं थाना का कांस्टेबल हूँ, तो मैं क्यों ना इन्हें डरा धमका कर सीट खाली कर देता हूँ और हम लोग आराम से इसमें बैठ के जाते हैं। किंतु लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और फिर आपने जैसे कहानी पढ़ी कि लोगों ने ऐसे मजाक उड़ाते उड़ाते उनसे कहा कि नीचे क्यों नहीं बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी ने उनको समझाया कि इन लोगों से लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ना हम लोग दूसरी बोगी में चल के बैठ जाएं। तो जब वो दूसरी बोगी में जाके बैठने के लिए अपने बीवी बच्चों को शिफ्ट करते हैं दूसरी बोगी में, तब तक लोग उनका सामान उठाकर प्लेटफॉर्म पर फेंक देते हैं। जब वो अपने सामान को उठाने के लिए ठाकुर साहब प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तब वो लोग उन्हें धक्का मार देते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर जाते हैं। जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इसकी शिकायत मैं क्यों ना जाकर किससे करूं? गार्ड से करूं। जब गार्ड से शिकायत करने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही इंजन सीटी मार देती है, ट्रेन स्टेशन से छूटने वाली होती है। और अब बेचारे क्या करते, इसलिए चुपचाप जाकर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों के तनाव, कै और दस्त। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही में एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई।
किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। बच्चों, अब उधर दूसरी बोगी में जो मुंशी बैजनाथ हैं, उनके बोगी में पैर रखने तक की जगह न थी और इस कारण उनके तबीयत खराब होने लगी। उन्हें उल्टियाँ आने लगी, पेट में दर्द हो गया, नसों में तनाव हो गया, दस्त आना शुरू हो गए और इन सब कारणों से वह स्टेशन पर ही उतर गए। जल्दी जल्दी में उनकी जो पत्नी थी उन्होंने सामान उतारा और घबराहट में उनसे ट्रंक उतारना भूल गई, छूट गया। जब ठाकुर साहब ने देखा कि उनके मित्र की तबीयत खराब है और वो स्टेशन पर उतरे हैं तो सभी लोग उस स्टेशन पर उतर गए। और जब स्टेशन मास्टर ने मुंशी जी को इस हालत में देखा तो उसे ये लगा कि इसे हैजा हो गया है और इस कारण उसने जल्दी से कहा कि स्टेशन से आप लोग बाहर चले जाइए। जब वो लोग बाहर आए तो एक पेड़ के नीचे मुंशी जी को लिटा दिया और वहाँ पर वो लोग वैद्य और हॉस्पिटल ढूंढना शुरू किया। पता चला कि एक अस्पताल यहीं पास ही में है और वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो कहाँ के हैं, बिल्लौर के हैं, जहाँ से ये लोग आए थे। तब जाके उन्हें थोड़ा सा हौसला मिला और तब ठाकुर साहब मुंशी जी को अस्पताल लेकर दौड़े गए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांटकर अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूँ तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिया। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फ़ायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए।
पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी और सिहानेविस साहेब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान में ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पुरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज यह पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सहज नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवा को याद करते रहिएगा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा न की। बच्चों, इस प्रकार जो पंडित जी थे, पंडित चंद्रधर थे, उन्हें अपने शिक्षक होने का महत्व का ज्ञान हुआ। बच्चों, इस कविता में हमें बताया गया है कि गुरु होना अपने में ही एक सौभाग्य की बात होती है। हम दूसरों को शिक्षित करते हैं। जो बच्चे ज्ञान के सागर से वंचित हैं, उन्हें हम उस ज्ञान रूपी सागर में सरोतर करते हैं। धन्यवाद।